हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, आज हम फिजिक्स का, जनरल साइंस का दूसरा चैप्टर लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपका जो चैप्टर है वो गति, विराम, बल, न्यूटन का गति नियम, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, सरल आवर्त गति, ये सारे चीज़ों को इंक्लूड किया गया है इस चैप्टर में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और इसमें जो है पूरे चीज़ का थ्योरी पहले मैं बता दूंगा, और उसके बाद प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में चर्चा की गई है। फिर उसके बाद आप लोग का मॉडल टेस्ट जो 25 नंबर का होगा वो आप लोग के लिए मैं लेकर पेश करूंगा। तो इस तरह से आप KRC जहाँ सिलेक्शन एक जिद ग्रुप से जुड़े रहिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सभी का थ्योरी के साथ मॉडल सेट कराया जाएगा। तो चलिए आज का सेट शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है गति के बारे में, गति। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गति फर्स्ट है आपका गति। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को गति कहा जाता है। अगला है विराम, रेस्ट। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आगे गति के प्रकार। गति के प्रकार को देखते हैं। फर्स्ट नंबर है आपका रैखिक गति। इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है। रैखिक गति में सीधी या वक्र रेखा पर चलती है, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, ढालू पर नीचे सरकता हुआ बालक। नेक्स्ट आपका अगला है वृत्तीय गति। दूसरा है वृत्तीय गति। इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति क्या है, वृत्तीय गति है। तीसरा है दोलनीय गति। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है, जैसे झूले की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति आदि। अगला है चौथा नंबर आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है, जैसे सिलाई मशीन के सुई की गति। नेक्स्ट है पांचवा नंबर है यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन। इसमें वस्तु सरल रेखा पथ पर गति करता है, लेकिन गति के पथ की दिशा त्वरित बदलता रहता है, जैसे खेल के मैदान में फुटबॉल की गति, मच्छर की गति इत्यादि। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट दूरी, डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग, दिशा जिसमें वस्तु चलती है कि प्रवाह किए बिना की वास्तविक लंबाई होती है, दूरी कहलाती है। ठीक है। दूरी बटा विस्थापन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। दूसरा है दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। तीसरा नंबर है गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है। और चौथा है चली गई दूरी को पथमापी नामक ओडोमीटर उपकरण से मापा जाता है। वो ओडोमीटर से किसी भी गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग विस्थापन के बारे में। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका इंग्लिश। वस्तु जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चलती है तो दिशा के साथ वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटा दूरी उसकी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। तो नंबर 1 पर है प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम सीधी रेखा को विस्थापन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विस्थापन एक सदिश राशि है, अभी मैंने बताया, क्योंकि इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। तीसरा नंबर गतिशील वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। चौथा है यदि वस्तु सरल रेखा पथ पर गमन करता है तो दूरी एवं विस्थापन बराबर होते हैं। और पांचवा नंबर है विस्थापन शून्य, धनात्मक एवं ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक समान गति। एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु समय के बराबर अंतरालों में बराबर दूरियां चलती है, यह समय अंतराल चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, एक समान गति कहलाती है। नंबर 1, एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। दूसरा है स्वतंत्र अवस्था में एक समान गति करने के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
यदि कोई वस्तु समय के बराबर अंतरालों में असमान दूरियां चलती है तो वस्तु असमान गति कहलाती है। तो वस्तु असमान गति, असमान गति त्वरित गति भी कहलाती है। दूसरा है स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की गति असमान गति का उदाहरण है। नेक्स्ट आगे है चाल, स्पीड। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई में समय में चली गई दूरी। चाल बराबर चली गई दूरी बटा में लिया गया समय। नेक्स्ट है चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है। चाल एक अदिश राशि है। तीसरा है चलती हुई कार की चाल को चाल मापी स्पीडोमीटर नामक उपकरण द्वारा देखा जा सकता है जो कार में लगा रहता है। औसत चाल, किसी वस्तु द्वारा समय अंतराल में तय की गई दूरी और समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर होता है चली गई दूरी बटा में लिया गया समय। ठीक है, d बटा टी इक्वल टू 2u_v बटा u प्लस v। यहाँ आधी दूरी u तथा दूसरी आधी दूरी v चाल से चलने पर। नेक्स्ट है आपका अगला एक समान चाल। यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो कहा जाता है कि एक समान चाल से गति कर रही है। नेक्स्ट है दूसरा असमान। यदि कोई वस्तु समान अंतराल में जब असमान दूरी तय चलती है तब उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेग, वेलोसिटी। किसी वस्तु का वेग दी हुई दिशा में प्रति इकाई समय में उसके द्वारा चली गई दूरी होती है। वेग v बराबर विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय होता है। वेग का ऐसे ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है एक समान वेग, स्थिर वेग। किसी वस्तु में एक समान वेग होता है यदि वह किसी विशिष्ट दिशा में सीधी रेखा चलती है और समय वस्तु के वेग को दो तरह से परिवर्तित किया जा सकता है। एक वस्तु की चाल बदल करके, दूसरा है चाल स्थिर रखकर परंतु दिशा में परिवर्तन करके। आगे है चाल और वेग परिणाम में सदैव बराबर नहीं होते हैं। गतिशील वस्तु के वेग एवं चाल परिणाम केवल तभी बराबर हो सकता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है। नेक्स्ट है तीसरा, यदि वस्तु एक सीधी रेखा में गति नहीं करती है तो वस्तु के चाल और वेग बराबर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है गतिशील वस्तु का औसत वेग शून्य हो सकता है। गतिशील वस्तु का औसत वेग शून्य हो सकता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है दूरी समय ग्राफ, जो आप देख रहे होंगे दूरी समय ग्राफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। एक्सीलरेशन, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u बटा में लिया गया समय t। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण एक सदिश राशि है। जब कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही हो तो उसका त्वरण शून्य होगा। त्वरण धनात्मक माना जाता है यदि वेग बढ़ रहा होता है। त्वरण ऋणात्मक माना जाता है यदि वेग घट रहा हो। ऋणात्मक त्वरण को अवत्वरण या मंदन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन या दूरी का मान देता है। नेक्स्ट, वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण या मंदन का मान देता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्वरण एक समान, जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो बराबर परिवर्तन होता है तो उसका त्वरण एक समान या अचर कहलाता है। जैसे कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, एक समान त्वरित गति वाली वस्तु का वेग समय ग्राफ सीधी रेखा होता है, सीधी रेखा। असमान त्वरण, यदि बराबर समय अंतराल में वेग बराबर परिवर्तन नहीं होता है तो त्वरण असमान या चर कहलाता है। त्वरण असमान या चर कहलाता है। असमान त्वरण वाली वस्तु का वेग समय ग्राफ वक्र होता है। एक समान त्वरित गति के समीकरण के बारे में चर्चा करें। फर्स्ट नंबर है गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, वेग समय संबंध बताता है। दूसरा है गति का द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह विस्थापन समय संबंध बताता है। और तीसरा है गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वेग
विस्थापन संबंध को बताता है। आगे है आपका बल। किसी वस्तु पर दबाव, धक्का एवं खिंचाव बल कहलाता है। बल को देखा नहीं जा सकता है। बल निम्नलिखित प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है। नंबर 1, बल किसी स्थिर वस्तु को चला सकता है, मतलब गति प्रदान कर सकता है। बल किसी गतिशील वस्तु के दिशा में परिवर्तन कर सकता है। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट है आगे विभिन्न प्रकार के बलों के बारे में अब चर्चा करते हैं। नंबर 1, स्पर्श बल। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में हो तो दोनों एक दूसरे पर बल लगा सकते हैं। ऐसे बल को जो वस्तुओं के भौतिक स्पर्श से आरोपित होते हैं स्पर्श बल कहलाते हैं। उदाहरण अभिलंब बल, तनाव बल और घर्षण बल। दूसरा है दूरी पर क्रिया बल। दूरी पर क्रिया बल, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के बिना संपर्क में आए एक दूसरे पर बल लगाते हैं तो उस बल को दूरी पर क्रिया बल कहते हैं। उदाहरण चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल एवं गुरुत्व बल। अगला है तीसरा नंबर संतुलित बल। किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी यदि शून्य हो तो उस बल को संतुलित बल कहते हैं। यदि बलों का एक समूह किसी वस्तु पर लगकर उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं करता है तो बलों को संतुलित बल कहा जाता है। चौथा नंबर है असंतुलित बल। किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी यदि शून्य न हो तो उस बल को असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल स्थिर वस्तु को चला सकती है अथवा गतिमान वस्तु को रोक सकती है। नेक्स्ट है आपका पांचवा नंबर संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल। संरक्षी बल में पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है अथवा गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल, चुंबकीय बल और प्रत्यासन बल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। असंरक्षी बल में पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य शून्य नहीं होता। किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है अथवा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जैसे घर्षण बल, श्यान बल आदि। फोर्स के संबंध में तथ्य। परिभाषा। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है और न्यूटन के तृतीय गति नियम से उसके गुण के बारे में मिलता है। गुण के बारे में चर्चा की गई है न्यूटन के तृतीय गति नियम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का गति का नियम। सर आइजैक न्यूटन ने 1642 से 1727 मतलब उसका ड्यूरेशन था, ने गति के अध्ययन के आधार पर गति को 3 नियमों को 1687 में प्रतिपादित किया। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनाए रखती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। इस नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरा जड़त्व इनर्शिया। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाती है। जैसे द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। भी किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। जब कार या बस एकाएक चलती है या यात्रियों को आगे की ओर झटका लगता है, यह विराम का जड़त्व है। नेक्स्ट, चलती हुई कार या बस एकाएक रुकती है तो यात्रियों को आगे की ओर झटका लगता है, यह गति का जड़त्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट है पेड़ के हिलाने पर फल का नीचे गिरना विराम का जड़त्व है। कालीन को पीटने पर धूल कण का झरना भी विराम का ही जड़त्व है। ये सब जड़त्व के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में होती है। बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। ठीक है, नेक्स्ट है बल F बराबर ma मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये इसका व्यंजक हुआ, तो व्यंजक जो है न्यूटन के दूसरे गति नियम से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि बल नियत हो तो नंबर 1 वस्तु का द्रव्यमान यदि दोगुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण आधा हो जाएगा। यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण क्या होगा? आधा होगा। दूसरा, वस्तु का द्रव्यमान यदि आधा कर दिया जाए तो उसका त्वरण भी दुगना होगा।
बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन होता है, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। बल के साथ ऋणात्मक चिन्ह आता है तो वह सूचित करेगा कि बल उसके विपरीत दिशा में प्रभाव डाल रही है, जिसमें वस्तु गतिमान है। जैसे हम लोग एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक न्यूटन का वह बल जो 1 kg द्रव्यमान की वस्तु पर जब प्रभाव डालता है उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाता है। संवेग में परिवर्तन को आवेग भी कहते हैं। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है, बल कहलाता है। नेक्स्ट है न्यूटन का तीसरा गति नियम। दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु पर दूसरी वस्तु द्वारा लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होती है। इसमें बल सदैव जोड़े में होते हैं। ये विपरीत दिशा में दो वस्तुओं पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कम द्रव्यमान वाला वस्तु में उत्पन्न त्वरण अधिक होगा, जबकि अधिक द्रव्यमान वाला वस्तु में उत्पन्न त्वरण कम होगा। नेक्स्ट है आपका संवेग, मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। संवेग P बराबर mv होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। संवेग P बराबर mv द्रव्यमान गुने त्वरण। जैसे वस्तु यदि विरामावस्था में तो उसका वेग 0 है और इस कारण उसका संवेग भी 0 होगा। संवेग एक अदिश राशि है। संवेग का ऐसे ही मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है या न्यूटन गुने सेकेंड, न्यूटन सेकेंड होता है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में क्या होगा? संवेग होगा। बल के अन्य मात्रक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बल का मात्रक CGS पद्धति में डाइन होता है। CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है। डाइन भार में किलोग्राम वाट होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, या 1 किलो वाट बराबर 9.8 न्यूटन। 1 kg वाट इजक्वल टू 9.8 न्यूटन, या 1 न्यूटन बराबर 102 किलोग्राम वाट होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से याद करेंगे। CGS पद्धति में बल का मात्रा क्या होता है? डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। अगर इसको हम उल्टा लिखेंगे 1 डाइन इजक्वल टू, अगर लिखते हैं 1 डाइन इजक्वल टू, तो 10 के पावर -5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 10 के पावर 5 न्यूटन। संवेग संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ेंगे। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर कार्य करती है तो उनका संपूर्ण संवेग संरक्षित रहता है, बशर्ते कोई बाहरी बल कार्य न कर रहे हो। जैसे टक्कर के पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग। दूसरा है रॉकेट का उड़ना, बंदूक का चलना और जेट वायुयान संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। रॉकेट का उड़ना, बंदूक का चलना और जेट वायुयान संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट तीसरा है संवेग संरक्षण के सिद्धांत के कारण ही बंदूक का कुंदा भारी बनाया जाता है। रॉकेट में ठोस या द्रव और नोदक का ही प्रयोग किया जाता है। ये सब किसका उदाहरण है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत का। आगे पढ़ेंगे हम लिफ्ट के बारे में। यह एक यांत्रिक मशीन है। यह क्या है? एक मैकेनिकल मशीन है जिसके द्वारा ऊपर नीचे गति की जाती है। लिफ्ट के मुक्त वस्तु चित्रण के अनुसार ऊपर की ओर बल R, अभिलंब बल एवं नीचे की ओर भार mg कार्य करता है, जैसा कि फिगर में आप लोगों को दिखाया गया है। नेक्स्ट अगले पेज पर चलते हैं हम लोग। लिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। लिफ्ट यदि विराम में हो तो R बराबर mg। भारत में कोई परिवर्तन, भार लिखना चाहिए तो यहाँ भारत लिख दिया है। भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, गति A से ऊपर गति करे तो R इज ग्रेटर देन mg होगा। R बराबर mg प्लस m है। लिफ्ट में बैठा व्यक्ति भारी अनुभव करेगा। तीसरा है त्वरित गति A से नीचे की ओर गति करे तो R इज लेस देन mg होगा। R बराबर mg माइनस m है, तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति क्या करेगा? हल्का अनुभव करेगा। नेक्स्ट है लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तब लिफ्ट स्वतंत्र रूप से नीचे गिरे तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति भारीहीनता का अनुभव करेगा। 5वां नंबर, लिफ्ट के नीचे की ओर गति करे और लिफ्ट का त्वरण इज ग्रेटर देन गुरुत्वीय त्वरण हो तो लिफ्ट में रखा सामान लिफ्ट के ऊपर छत से चिपक जाएगा। आगे है 6वां नंबर,
लिफ्ट जी त्वरण से ऊपर की ओर गति करे तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति का भार दोगुना हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, लिफ्ट में पेंडुलम रखा हो और वह ए त्वरण से गति कर रहा हो तो ऊपर गति करने पर टी बराबर 2π√L/G+a आवर्तकाल घट जाता है, पेंडुलम जल्दी जल्दी झूलने लगता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा, लिफ्ट में पेंडुलम रखा गया और वह यह त्वरण से गति करता है तो गति करने पर आवर्तकाल उसका घट जाएगा और पेंडुलम जल्दी जल्दी झूलने लगेगा। दूसरा है, नीचे गति करने पर t = 2π√L/G-a आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाता है और पेंडुलम गति धीमी हो जाती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पर गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति दिशा में अनंत बार परिवर्तन होता है, जिसके कारण वेग, बल, त्वरण, संवेग आदि कभी भी नियत नहीं होता। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान से याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, समरूप वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है। समरूप वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। एक समान वृत्तीय गति, यदि कोई कण स्थिर वृत्त की परिधि पर नियत चाल में घूम रहा हो तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान वृत्तीय गति में पथ के प्रत्येक बिंदु पर ताक्षणिक वेग हमेशा पथ के अनुदिश अर्थात स्पर्श रेखीय होता है। कोणीय वेग, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितना कोण घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहा जाता है। कोणीय वेग इसे ओमेगा द्वारा प्रकट किया जाता है, तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर θ/t होता है। ओमेगा बराबर θ/t। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कोणीय त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। कोणीय त्वरण, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग के में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण अल्फा = कोणीय वेग में परिवर्तन की दर =Δω/Δt होता है। इसका मात्रक जो होगा रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर कोणीय त्वरण का। नेक्स्ट है आपका अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण, जब कोई कण एक समान चाल v से r त्रिज्या के वृत्त में गति करता है तो कण पर केंद्र की दिशा v² r के बराबर त्वरण कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, दूसरा है, इस त्वरण का परिणाम नियत रहता है लेकिन उसकी दिशा हमेशा परिवर्तित होती है क्योंकि यह गति के प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की दिशा होती है। अभिकेंद्रीय त्वरण के बिना वृत्तीय गति असंभव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के बिना वस्तु वृत्ताकार पथ पर नहीं चल सकती। इस बल के बिना वस्तु वृत्ताकार पथ पर नहीं चल सकती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चल रहा हो तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F = mv²/r होता है। नेक्स्ट, अभिकेंद्रीय बल का परिणाम नियत रहता है लेकिन बल की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होने के कारण लगातार बदलती रहती है। आगे बढ़ते हैं, अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूर्णन में सूर्य द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। परमाणु के नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन की गति। स्पिरिट ब्रेकर से वाहन के गुजरने पर वाहन का भार का घटक। चौथा है, चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करता हुआ आवेशित कण। नेक्स्ट, अभिकेंद्रीय बल वास्तविक बल है। तो ये सब उसके उदाहरण हैं। हमेशा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि परमाणु के नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन की गति किस प्रकार के बल का उदाहरण है, तो ये अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर चलता है तो उस पथ के केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यह
बल अपकेंद्रीय बल के परिणाम के बराबर है, लेकिन दिशा में विपरीत होता है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वह Q बराबर tan इनवर्स V² के झुकाव द्वारा अपने वाहन को सुरक्षित गति करवाता है। अब केंद्रीय बल पीसीयूडो बल है, PSEUDO। कपड़ा सुखाने तथा क्रीम सेपरेट में यही बल लगता है। कपड़ा सुखाने या क्रीम निकालने की मशीन जो है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बढ़ेंगे हम प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ते हैं। जब किसी पिंड की क्षैतिज गति से कुछ कोण बनाते ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ क्या होता है? परवलय होता है। पिंड की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं तथा इसके पथ को प्रक्षेप पथ कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रक्षेप गति और द्विविमीय गति के उदाहरण। तो ये आप लोग फिगर देख रहे हैं, इसको देखिए। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है? प्रारंभिक वेग है आपका, थीटा का मान दिया हुआ है। प्रक्षेप के क्षैतिज वेग का मान हमेशा नियत रहता है। प्रक्षेप के क्षैतिज वेग का मान हमेशा नियत रहता है। जैसे तोप से छूटे गोले की गति, ईंधन समाप्त हो जाने के बाद रॉकेट की गति, छत पर खड़े होकर क्षैतिज दिशा में फेंके गए गेंद की गति तथा प्रक्षेप गति के उदाहरण है। नेक्स्ट है उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। पिंड के ऊपर फेंकने तथा पृथ्वी पर वापस लौटने के बीच के समय को उड्डयन काल कहते हैं। उड्डयन काल T बराबर 2u sin θ/g होता है, जहाँ u पिंड का प्रारंभिक वेग। उड्डयन काल महत्तम थीटा बराबर प्रक्षेप का कोण = 90 डिग्री पर प्राप्त होता है। अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त ऊर्ध्वाधर दूरी को ऊंचाई कहते हैं। बिंदु M की पृथ्वी तल से ऊंचाई h है तो h बराबर u² sin² θ/2g होता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि थीटा = 90 डिग्री हो तो साइन थीटा बराबर 1 हो तो इस अवस्था में सबसे अधिक ऊंचाई तक जाएगा। प्रक्षेप द्वारा महत्तम ऊंचाई की प्राप्ति 90 डिग्री पर प्राप्त होता है। महत्तम ऊंचाई बराबर u² होता है। अब रेंज के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम प्रास बोलते हैं। प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त कुल क्षैतिज का प्रास कहते हैं। प्रक्षेप बिंदु O से P तक की क्षैतिज दूरी को प्रास कहते हैं। प्रास बराबर u² sin 2θ/g। यदि थीटा 45 डिग्री हो तो इस अवस्था में प्रास का मान महत्तम होगा, अर्थात पिंड सबसे अधिक क्षैतिज दूरी पर जाकर गिरेगा। अतः महत्तम प्रास 45 डिग्री के कोण पर प्राप्त होता है। महत्तम ऊंचाई = u² होता है। नेक्स्ट है उत्तोलक, और ये काफ़ी VBI है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। यह एक प्रकार का सरल मशीन है जो आघूर्ण के सिद्धांत पर आधारित है। लीवर का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। लीवर का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं: आलंब, आयास और भार। आलंब वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक घूम सकता है उसे आलंब कहते हैं। आयास उत्तोलक को काम में लाने के लिए आलंब के एक और उत्तोलक पर लगाया गया बल आयास कहलाता है, जिसे इंग्लिश में एफोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है भार, जिसे हम इंग्लिश में लोड बोलते हैं। उत्तोलक द्वारा जो वजन उठाया जाता है उसे ही भार कहते हैं। नेक्स्ट उत्तोलक का यांत्रिक लाभ। किसी उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार W तथा आयास E के अनुपात को उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहते हैं। यांत्रिक लाभ Ma = W/E होता है। W/E। उत्तोलक के सिद्धांत। आयास एवं आयास भुजा का गुणनफल भार एवं भार भुजा के गुणनफल के बराबर होता है। आयास E गुने आयास भुजा BF बराबर भार L गुने भार भुजा AF, जैसा कि आपको फिगर में दिया हुआ है, आप नीचे देख सकते हैं। उत्तोलक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, ये VBI क्वेश्चन। इस प्रकार के उत्तोलक में आलंब आयास तथा भार के बीच में होते हैं। आलंब जो होता है आयास तथा भार के बीच में स्थित होते हैं।
इसमें यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है। इसके उदाहरण को आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। जैसे कैंची, पिलास, सिंडासी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, ये सब किसका उदाहरण है? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। ठीक है, कैंची, पिलास, सिंडासी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक और हैंड पंप, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। इस प्रकार के उत्तोलक में आलंब तथा आयास के बीच में भार होता है। आलंब तथा आयास के बीच में कौन होता है? तो भार होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। उदाहरण के लिए हम लोग देंगे सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी, ये सब द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट है आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इस उत्तोलक में आलंब भार के बीच में आयास होता है। आलंब और भार के बीच में आयास होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। जैसे चिमटा, किसान का हल, बेलचा, मनुष्य का हाथ, बंसी, झाड़ू, ये सब किसका उदाहरण है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। नेक्स्ट है भौतिक तुला। यह आघूर्णों के सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। भौतिक तुला मतलब तराजू। नेक्स्ट है आपका घर्षण, फ्रिक्शन। यह असंरक्षी बल है। यह कैसा बल है? तो असंरक्षी बल है। यह वस्तु के गति का विरोध करता है। यह वस्तु के गति का विरोध करता है। घर्षण बल अभिलंब बल का समानुपाती होता है। घर्षण बल अभिलंब बल का समानुपाती होता है, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं। घर्षण बल के प्रकार। स्थैतिक घर्षण मतलब वस्तु विराम में ग्रेटर देन, गतिज घर्षण वस्तु गति में इज ग्रेटर देन, लोटनिक घर्षण वस्तु लुढ़कता है। सबसे बड़ा घर्षण बल स्थैतिक घर्षण, जबकि सबसे छोटा लोटनिक घर्षण है। आगे है स्थैतिक घर्षण बल का मान, महत्तम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है तथा इसकी दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। संघटय। जब दो वस्तुएं आपस में टकराती है तो इसे संघटय कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यास्थ संघटय, इसमें संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। दूसरा अप्रत्यास्थ संघटय, इसमें केवल संवेग संरक्षित रहता है, इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। आगे है घूर्णन गति। यदि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर अक्ष या क्षैतिज अक्ष के परितः अपने गति पथ को निश्चित करते समय अंतराल पर बार बार दोहराती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र, किसी वस्तु अथवा निकाय का वह बिंदु जहाँ वस्तु अथवा निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है, वह इस पर सभी बाह्य बल आरोपित माने जाते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति चुने गए निर्देशांक के निकाय पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति वस्तु की आकृति और द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करती है। आकृति द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है सममित वस्तुओं में यदि द्रव्यमान वितरण एक समान हो तो द्रव्यमान केंद्र वस्तु के ज्यामितीय केंद्र को संपाती होते हैं। आगे बढ़ते हैं विभिन्न पिंडों के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। वस्तु नंबर 1 एक समान खोखला गोला और द्रव्यमान केंद्र की स्थिति गोले का केंद्र। दूसरा एक समान वृत्ताकार वलय और उसमें द्रव्यमान केंद्र की स्थिति वलय के केंद्र पर है। वस्तु एक समान छड़ तो केंद्र की स्थिति छड़ के केंद्र। चौथा है समतल पटल जैसे वर्गाकार, आयताकार या समांतर चतुर्भुजाकार वस्तु तो विकर्णों के कटान बिंदु पर। नेक्स्ट है त्रिभुजाकार समतल पटल माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर। छठा है घनाभ या घनाकार पिंड तो विकर्णों के कटान बिंदु पर। सातवां है खोखला बेलन तो बेलन के अक्ष का मध्य बिंदु। नेक्स्ट है ठोस बेलन तो बेलन के अक्ष का मध्य बिंदु। नेक्स्ट है शंकु तथा पिरामिड शंकु के अक्षर पर शीर्ष पर 3h/4 दूरी पर स्थित बिंदु। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग जड़त्वाघूर्ण।
किसी वस्तु का वह अंतर्निहित गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विरामावस्था तक एक समान घूर्णन गति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। किसी कण का जड़ता गुण आई एम गुने आर स्क्वायर, यहाँ आर कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है। इसका विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर होता है, एम एल स्क्वायर होता है, और इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है बल आघूर्ण। घूर्णन अक्ष के परितः किसी बल का घूर्णी प्रभाव बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण का परिणाम बल के अनुप्रस्थ घटक और उसकी घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी के गुणनफल के तुल्य होता है, अर्थात बल आघूर्ण बराबर बल गुने बल की त्रिज्या रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। नेक्स्ट बल आघूर्ण के उदाहरण। बल आघूर्ण के उदाहरण: दरवाजा खोलने के लिए हत्था कब्जे से अधिकतम दूरी पर लगाया जाता है। पेचकस का हत्था मोटा बनाया जाता है। अनाज पीसने की हस्तचलित चक्की में हत्था उसके परिधि के निकट लगाया जाता है, और हैंड पंप का हत्था लंबा रखा जाता है। ये सब बल आघूर्ण के उदाहरण है। नेक्स्ट है कोणीय संवेग। किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी कण के रैखिक संवेग का आघूर्ण कोणीय संवेग कहलाता है। वेक्टर एल इक्वल टू वेक्टर आर गुने वेक्टर वी। इसका ऐसे ही मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, अथवा जूल गुने सेकेंड होता है। कोणीय संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड होता है, अथवा जूल गुने सेकेंड होता है। सरल आवर्त गति। इसमें वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर आवर्त गति करता है। इसमें वस्तु पर सदैव माध्य स्थिति की ओर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है, एवं किसी भी क्षण प्रत्यानयन बल का परिणाम माध्य स्थिति के वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है सरल लोलक। इसमें लोलक को दृढ़ आधार के परितः लटका दिया जाता है। सरल लोलक का आवर्तकाल टी दो कारकों पर निर्भर करता है। एक है पेंडुलम की लंबाई पर, दूसरा गुरुत्वीय त्वरण पर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सरल लोलक का आवर्तकाल टी दो कारकों पर निर्भर करता है, पेंडुलम की लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर। पेंडुलम का आवर्तकाल टी इक्वल टू 2π√L/g। नेक्स्ट है पेंडुलम के आवर्तकाल पर प्रभाव। ये आपके लिए पीपीआई होगा। गर्मी के बढ़ने से टी समानुपाती √L आवर्तकाल बढ़ जाता है और घड़ी सुस्त हो जाती है। गर्मी बढ़ने से आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा और घड़ी सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट है दूसरा, ठंडा में लंबाई घटने से आवर्तकाल घट जाता है और घड़ी तीव्र हो जाती है। चंद्रमा पर ले जाने से गुरुत्वीय त्वरण घट जाता है। चंद्रमा पर ले जाने से गुरुत्वीय त्वरण घट जाता है, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, जिससे घड़ी धीमी हो जाती है। नेक्स्ट है चौथा नंबर, यदि ठोस गोलक को समान त्रिज्या वाले अन्य गोलक से बदल दिया जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर, झूला झूल रहा एक अन्य लड़की उस पर आकर बैठ जाती है तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, यदि झूलती लड़की झूला पर अचानक खड़ी हो जाए तो प्रभावी लंबाई घटने से आवर्तकाल घट जाता है। सातवां नंबर, यदि खोखली गेंद जिसमें पानी भरा है में एक छोटा सा छेद कर दिया जाए, में पानी बूंद बूंद कर रिसने लगता है तो इसका आवर्तकाल बढ़ता है, क्योंकि गुरुत्व केंद्र नीचे खिसकता है, जिसका कारण प्रभावी लंबाई का बढ़ना। जब पूरा जल बाहर निकल जाता तो खोखली गेंद का द्रव्यमान जो होगा केंद्र में आ जाने से इसका आवर्तकाल पहले की ही समान हो जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अंदर सुरंग में जी का मान घटता है, आवर्तकाल का मान बढ़ता है। पृथ्वी के अंदर सुरंग में स्मॉल जी का मान घटता है और आवर्तकाल का मान बढ़ता है। नेक्स्ट है, किसी सरल लोलक को गोलक से अधिक घनत्व वाले द्रव में डालते हैं तो वायु की अपेक्षा द्रव में आवर्तकाल का मान बढ़ता है। नेक्स्ट 10 नंबर, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यदि इस क्षेत्र की दिशा में पेंडुलम के ऊर्ध्वाधर ऊपर होती है तो आवर्तकाल बढ़ता जाता है। बी नंबर, यदि विद्युत क्षेत्र ऊर्ध्वाधर नीचे या क्षैतिज हो तो आवर्तकाल क्या होगा? वो घटता है। सेकेंड, लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। पृथ्वी की सतह पर सेकेंड लोलक की लंबाई 1 मीटर होती है।
जबकि चंद्रमा की सतह पर सेकंड लोलक की लंबाई 1/6 मीटर होती है। अब प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सारे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी ने अभी जो ऊपर देखा है वो आपका थ्योरी था, तो अब आपका पूछा हुआ जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है। सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? तो इसका आंसर जो होगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये सभी को पता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नंबर 2 है, एक सरल लोलक का दोलन काल 3 सेकंड है। यदि इसकी लंबाई 9 गुना कर दिया जाए तो इसका नया दोलन काल सेकंड में कितना होगा, कितना सेकंड हो जाता है? इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, 9। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो मैं इसका आंसर ही बता दे रहा हूँ, तीसरा का आंसर डी होगा। ऐसे न्यूमेरिकल बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी। अभी आपने पढ़ा था कि जब चंद्रमा पर ले जाएंगे पेंडुलम को तो क्या होगा, सुस्त हो जाएगी। ठीक है, पेंडुलम क्या होगा, सुस्त हो जाएगी। पेंडुलम नहीं, घड़ी सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका पाँचवा नंबर क्वेश्चन, एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 से अतः करता है और शेष आधा भाग v2 से, तो उस पिंड का औसत वेग। तो अभी मैंने बताया था कि औसत वेग इक्वल टू क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2v1 v2 बटा में v1 प्लस v2। नेक्स्ट है आपका छठा नंबर क्वेश्चन, वायु का वेग संबंधित है, वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से। वायु का वेग किससे संबंधित है, तो दाब प्रवणता से। आगे बढ़ेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? तो न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? गति का अध्ययन जो है काइनेमेटिक्स कहलाता है, काइनेमेटिक्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 9 नंबर, एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो इसका आंसर बी होगा, स्थैतिक घर्षण, उसके बाद काइनेटिक घर्षण, तब रोलिंग घर्षण। ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, कोई वस्तु यदि स्थिर है तो निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहती है। यह कथन है, यह कथन मतलब किसका है? तो ये कथन तो न्यूटन जी का है, लेकिन इसमें आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। तो 10 का बी होगा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। आगे बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 11 का आंसर सी होगा, गाड़ी की ओर गिर सकता है, गाड़ी की ओर गिर सकता है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में होता है? तो 12 का आंसर सी होगा, गिरने के समय के वर्ग के बराबर होता है। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन, एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है तो उसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो उसके विस्थापन का परिणाम जो होगा वो 10 किलोमीटर होगा। ठीक है, उसके विस्थापन का परिणाम क्या होगा? वो 10 किलोमीटर होगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट अंडर कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर, देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसको रूट अंडर करेंगे तो 64 और 36 100 हो जाएगा, 100 के रूट 10। ठीक है। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया है, तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते। ये भी एक क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से याद रखेंगे। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थर को एक भवन के शिखर से साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ ही पहुंचेंगे। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा न्यूटन के किस गति नियम से होता है? तो 15 का आंसर ये होगा, गति के प्रथम नियम से, न्यूटन के प्रथम नियम से।
लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि लोलक की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह √2 गुना हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होगा, विस्थापन a होगा तब। 19 नंबर क्वेश्चन। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो होगा रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन सी इज राइट। 20 नंबर क्वेश्चन। मुक्त पतन उदाहरण है, मुक्त पतन किसका उदाहरण है, तो 20 का आंसर जो होगा डी होगा, एक समान त्वरण वाली गति का उदाहरण है। आगे 21 नंबर क्वेश्चन। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन है, दुर्बल मतलब सबसे कमजोर बल कौन है, तो इसका आंसर डी होगा, गुरुत्वीय बल। 22 नंबर क्वेश्चन है। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एक प्रतिक्रिया है, बल एक प्रतिक्रिया है, तो 22 का आंसर डी होगा, विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन ग्राफ एक समान त्वरण को दर्शाता है, एक समान त्वरण को कौन सा ग्राफ दर्शाता है, तो ए इज राइट आंसर होगा, तो इसका आंसर ए होगा। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग मॉडल क्वेश्चन की तरफ। नंबर 1, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, ये आपका मॉडल है। अब आप लोग इसका आंसर देंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आकाश में उड़ते पक्षी में क्या होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है गति शक्ति होती है, स्थिति शक्ति होती है, ना तो गति शक्ति ना तो स्थिति, और ऑप्शन डी में है दोनों गति शक्ति और स्थिति शक्ति होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक का डी होगा, ठीक है, दोनों गति शक्ति और स्थिति शक्ति होती है। दूसरा क्वेश्चन है न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, इसका आंसर जो होगा बी आंसर होगा, बल के प्रभाव को समझने में सहायक होता है, मतलब बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तीसरा आपका न्यूमेरिकल है तो इसको छोड़ते, तीसरा का आंसर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, मंदन। मंदन क्या है, तो मंदन जो है एक ऋणात्मक त्वरण है, 4 का आंसर सी हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण है। 5 नंबर, द्रव में घर्षण को क्या कहते हैं, द्रव में घर्षण को हम लोग श्यानता कहते हैं, द्रव में घर्षण को क्या कहेंगे, तो श्यानता कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे कमजोर बल है, सबसे कमजोर बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, सबसे कमजोर बल कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल है। आगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। प्रकाश आँख में किस तरफ प्रवेश करता है, प्रकाश आँख में किस तरह से प्रवेश करता है, तो कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करता है। नेक्स्ट आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, जब सरल आवर्त गति करने वाला कण अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, त्वरण अधिकतम हो जाता है, वेग शून्य होता है, या इसमें से ए बी सी सभी आंसर होंगे, तो इसका आंसर तीनों होगा, मतलब गतिज ऊर्जा भी शून्य हो जाएगी, त्वरण अधिकतम हो जाएगा और वेग शून्य हो जाएगा, ठीक है, तो ये तीनों आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है 9 नंबर। दो वस्तुओं के द्रव्यमान 1 kg और 4 kg है, जिसकी गतिज ऊर्जा समान होती है तो दोनों वस्तुओं के रैखिक संवेग के परिणाम का अनुपात क्या होगा, तो 9 का आंसर जो होगा वो सी होगा, 1:2। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार क्या है, किसी वस्तु का भार क्या है, इसका आंसर डी होगा, यह वह बल है जिससे पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर न्यूमेरिकल है, तो 11 का आंसर डी होगा, इसे छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका न्यूमेरिकल ही है, तो 12 का आंसर ए होगा, 22 रेडियन प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए, तो इसमें गलत आंसर जो होगा डी होगा, यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा, ये गलत है, ठीक है।
और तीनों आंसर जो है ए बी सी वो सही है। 15 नंबर क्वेश्चन, किसी स्थान पर कम आयाम के लिए सरल लोलक का आवर्तकाल उसका प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। यह ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वर्गमूल के समानुपाती होता है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार इसकी डैश के अनुक्रमानुपाती है। तो किसी वस्तु का भार उसकी डैश के अनुक्रमानुपाती है। 16 का बी होगा द्रव्यमान, 16 का बी होगा द्रव्यमान। किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन दूरी का संख्यात्मक अनुपात डैश के बराबर होता है। डैश के बराबर होता है, 17 का आंसर डी हो जाएगा, 1 के बराबर या उससे कम होता है, 1 के बराबर या उससे कम होता है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है। तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम लोग कर्षण कहते हैं, कर्षण। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के जरूरत में वस्तु के डैश की प्रकृति होती है। किसी वस्तु के जरूरत में वस्तु किसके प्रकृति की होती है। तो 19 का आंसर ये होगा गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने की। ठीक है, आगे 20 नंबर, यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल घर्षण न हो तो क्या होता है। तो 20 का आंसर बी होगा, वस्तु कभी नहीं रुक सकती, वस्तु कभी भी नहीं रुक सकती है। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को तिगुना कर दिया जाए तो वस्तु के बीच बल होगा। तो वस्तु के बीच बल क्या होगा, बल का 9 गुना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे 23 नंबर बढ़ते हैं हम लोग, वैसा बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है कहलाता है। केंद्र या मध्य बिंदु के भी लगता है क्या कहलाता है। तो 23 का आंसर ये होगा अभिकेंद्रीय बल, जो केंद्र पर लगता है मतलब या मध्य में लगता है, बीच में। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो इस बल को कहते हैं, इस बल को क्या कहेंगे, 1 न्यूटन कहेंगे। नेक्स्ट आज का मॉडल पेपर का 25वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, घड़ी की सुई की गति होती है। घड़ी की सुई की गति कैसी होती है। तो इसका आंसर बी होगा आवर्त गति, मतलब गोले आकार में घूमती है तो आवर्त गति कहलाएगी। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं ख़त्म हुआ और ये आज फिजिक्स का दूसरा चैप्टर ख़त्म हुआ है जिसमें न्यूमेरिकल्स से ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो इस चीज़ को आप लोग 1-2 बार ज़रूर ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि मैंने इसका थ्योरी भी पढ़ाया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगता है क्योंकि मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूँ और उसके बाद 25 मॉडल पेपर आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। तो चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। एक बार ज़रूर आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और अच्छे कमेंट भी करें। अगर मुझ में कोई गलती हुई हो तो वो भी बताएं कि आप इसे सुधार करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।